ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खास कार्यक्रम सियासत रंग में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। कोरोना काल में भी देश की सियासत पूरे उफान पर है। किसानों के मुद्दे पर जहां कांग्रेस बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। मुद्दा भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का था। इसके खिलाफ बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे पार्टी के बंगाल प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। ऐसे दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ममता बनर्जी ने हिंसक प्रदर्शन में बदलने की कोशिश की। पुलिस ने गुंडों के साथ मिलकर हम पर पथराव किया है। प्रदर्शन में अरविंद मेनन समेत कई दिग्गज नेता शामिल थे। अरविंद मेनन समेत कई कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज के दौरान चोटें आई हैं। कुल जमा देखा जाए तो इस प्रदर्शन के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी परिदृश्य तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। तानाशाहीपूर्ण रवैया है। हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने इस आंदोलन को हिंसा में परिवर्तित करने की कोशिश की। पुलिस के साथ गुंडों ने हम पे पथराव किया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और कुल मिलाकर एक शांतिपूर्ण जुलूस को हिंसात्मक जुलूस में बदलने की कोशिश की। हम ममता जी के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये का विरोध करते हैं और इसीलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे। तानाशाहीपूर्ण और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद शर्मा, एसोसिएट न्यूज एडिटर। अरविंद जी, जिस तरह देखा जाए पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहा है और सियासी बिसात भी लगातार बिजली तैयार होती दिखाई दे रही है, और ऐसे में आज जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला, कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसको लेकर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर जमकर प्रहार किया। किस तरह देखिए? देखिए, ये चुनावी दौर है। जिस तरीके से वहाँ एक हत्या का दौर चला हुआ है, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उसी हत्या को लेकर एक आंदोलन था और जिसमें एक विरोध प्रदर्शन था। और विरोध प्रदर्शन में जिस तरीके से पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है वो तो कहीं तक जायज नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश में एक आंदोलन का एक बहुत बड़ा अधिकार है, उस अधिकार को देखते हुए यदि आंदोलन होते और आंदोलन में पुलिस इस तरीके से यदि लाठीचार्ज करती है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। और ये चुनाव को लेकर इस तरीके से ये जो घटना हो रही है इनमें वाद प्रतिवाद होता रहेगा और इस तरीके से ये चलता रहेगा। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन की जो लाठीचार्ज हुआ है, वो उस तरीके से देखा जाए तो ये गलत है और शासन को इस ओर ध्यान देना होगा। जी कमर। तो बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन जिस तरह से देखा जाए पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में यह बात भी कही थी कि 100 से ज्यादा सीटें जो है ममता बनर्जी नहीं ला पाएंगी, बीजेपी अपना जीत का परचम लहराती दिखाई देगी। ऐसे में सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है कि एक तो सड़कों पर उतरती दिखाई दे रही है बीजेपी, एक अलग रणनीति अपनाती दिखाई दे रही है। क्या कुछ बिंदु है जिनके आधार पर बीजेपी जीत का दावा करती दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में? कि पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कम्युनिस्ट के बाद जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस आई थी और उसी तरीके से एक संघर्ष का स्थिति होती है और वहां पे ये इस तरीके की जो हत्याएं और कार्यकर्ताओं के इस तरीके की जो मारपीट होती है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगता रहा और सरकार हमेशा एक कटघरे में खड़ी रही। उसी को लेकर ये जो राजनीतिक दल है वो आपस में वाद प्रतिवाद करते हैं और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो वाकई ये लोकतंत्र में एक निंदनीय घटना है। जिस तरीके से कार्यकर्ता यदि कहा जाए, जिस तरीके से विजयवर्गीय
बोल रहे हैं कि वो कार्यकर्ता शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, शांति से प्रदर्शन करने का उनका अधिकार है, वो होना चाहिए। मगर पुलिस किस तरीके से कार्यकर्ताओं को रोक पाती है और कार्यकर्ता किस तरीके से संगठित होने के बाद किस तरीके से वो देश में आ जाते हैं, इस और दोनों को ध्यान देना होगा। जो सरकार है, जो विपक्षी दल है, इनमें दोनों को इस और कम से कम थोड़ी सी रियायत बरतनी होगी। और राजनीति है, राजनीति होती रहेगी, राजनीति में वार प्रतिवार होता रहता है, मगर इस तरीके से जो लोग घायल हुए हैं या इस तरीके से जो पुलिस बल के लोग भी घायल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक चिंता का विषय है। जी कमाल। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया हरदीप जी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता दिखाई देने लगा है। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलित नहीं, दल हित की चिंता है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस देश में कुछ भी कर सकती है, देश को जातियों में बांटना चाहती है। हाथरस से सहयोग नहीं, एक प्रयोग था। वहीं अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कहा, जिला प्रशासन निर्वाचन के अधीन होता है, जहां आचार संहिता होती है। कांग्रेस से भाजपा का नाम न ले, कांग्रेस के स्पॉन्सर प्रोग्राम से ही प्रेरणा लेकर ये हमला हुआ होगा। जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए गए, ऐसी घटना दोबारा न हो। कांग्रेस को हमेशा हम देखें, वो देश को जातियों में बांटना चाहती है। जब भी किसी जाति की बात आती है, वो आगे आ जाती है, और कोई हिंदुइज्म की बात करे तो सांप्रदायिक चलाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि जातियों में देश बटे, और हाथरस का प्रयोग भी वही था। हाथरस एक संयोग नहीं, प्रयोग था। देखो, पहली बात तो वहां जिला प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है जब कहीं आचार संहिता लग जाती है तो, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश में स्पष्ट निर्देश है। और भाजपा का नाम न लें कृपा करके, अभी तक वो ही ऐसा करा रहे थे। कांग्रेस के द्वारा रिस्पॉन्सर प्रोग्रामों से ही किसी ने प्रेरणा ली होगी, और ऐसा ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने को करा भी सकते हैं। स्वयं ही ऐसा करवा लें अपने लोगों के द्वारा। कांग्रेस को हमेशा हम देखें, वो खबर पर बात करेंगे। सनी मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल संवाददाता। सनी, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे में सियासी घमासान लगातार हर रोज एक अलग रंग में रंगता नजर आने लगा है। और ऐसे में जिस तरह से देखा जाए, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो है खेल भी खेलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सियासी खेल जो जिस तरह से चलता दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है जिस तरह से आज गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह एक खास अंदाज में कांग्रेस पर बरसते दिखाई दिए और कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा, क्या कहें? विधानसभा उपचुनाव होने वाले 3 नवंबर को, 10 नवंबर को भविष्य तय होगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। अब इसको लेकर उपचुनाव से पहले अब बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं, उन्होंने अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो हाथरस की घटना हुई है, उसको लेकर भी अब सियासत देखने को मिल रही है। वहीं हाथरस की घटना के दंगइयों को संदिग्ध भूमि पर प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का हाथ दंगइयों के साथ है, कांग्रेस दलितों का नहीं, दल हित की भी चिंता रहती है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। राहुल गांधी हाथरस कनेक्शन निकला है, दलितों के हित में कांग्रेस हमेशा कुठाराघात किया। जिस प्रकार से फूल सिंह बरैया को भी उन्होंने सामने लाया। नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि जिस प्रकार से बरैया को राज्यसभा टिकट नहीं दिया दिग्विजय सिंह ने, हमेशा जो कांग्रेस दलित विरोधी रही है। और जो पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा ने भी बीजेपी सरकार पर, नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। चलिए, तमाम मत के लिए सनी आपका धन्यवाद। बढ़ते नक्सलवाद ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए और इसके साथ ही शासन प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ती दिखाई देने लगी हैं।
और इधर नक्सली समस्या को लेकर कुछ दिन पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र लिखा और इसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत एक अलग रंग बिरंगी नजर आने लगी। इस पत्र में बस्तर में बढ़ रहे नक्सलवाद की जानकारी दी गई थी। वहीं इस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है, नक्सलियों के खिलाफ इतनी दहशत है, गांव वालों ने इनके खिलाफ रिपोर्ट तक लिखवाना बंद कर दिया है। इस विषय को सरकार को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए वे नहीं ले रही है। वहीं कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने नेता प्रतिपक्ष की इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का फैलाव और ये दुर्दशा डॉक्टर रमन सिंह की ही सरकार में हुई है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जहां पर हत्या नहीं हो रही है। लगातार हत्या हो रही है, जन अदालत लगा करके हत्याएं हो रही है, आपके आम नागरिक मारे जा रहे हैं, मुखबिर के कह करके उनकी हत्या की जा रही है, उसके बाद में रेंजर को मार डाले, इसके बाद में पुलिस वाले एसआई गए उसको मार डाले। जो लोग यहाँ अभी कांकेर में जो बड़ी हत्या हुई जिसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पा रही है। रमन सिंह के शासनकाल में 15 साल में छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा हुई, दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों तक सीमित माओवाद ने 14 जिलों को अपने गिरफ्त में ले लिया। रमन सिंह जी के शासनकाल में 15 साल में 1099 सुरक्षा बलों के जवान और अधिकारी शहीद हुए, हर साल 73 और 1442 नागरिक अर्थात हर साल 96 नागरिक शहीद हुए। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद स्थितियां बेहतर हुई हैं। जिस प्रकार से नक्सली मुद्दे को लेकर के रमन सिंह जी महामहिम राज्यपाल को पत्र लिख रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि उनके शासनकाल में जहां पर नक्सली 3 ब्लॉक नक्सल प्रभावित था, रमन सिंह के शासनकाल में वो बढ़कर के 14 जिलों में विस्तार हो गया। खबर पर बात करेंगे निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार गर्म है। हालांकि ये अक्सर कहा जाता है कि जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं मुद्दों को तलाशते नजर आते हैं, पक्ष या विपक्ष की बात हो। लेकिन इन दिनों छत्तीसगढ़ में सियासत में जिस तरह से लगातार मुद्दों को लेकर कहा जाए तो मुद्दों की कमी होती यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, चाहे चुनाव हो या फिर आम दिन हो। और ऐसे में अब नक्सलवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। किस तरह देखें इस बात को? जी बिल्कुल कमर, अगर नक्सलवाद की बात की जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में जो नक्सली हमले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसका शिकार अब पुलिस जवानों के साथ साथ आम नागरिक यानी कि ग्रामीणवासी भी हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर अब भाजपा लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रही है कि बीते दिनों लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं, और इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी एक पत्र राज्यपाल अनुसुईया उइके को लिखा है और तत्काल रूप से राज्य सरकार को निर्देशित करने के लिए कहा है कि नक्सल हमलों पर रोक लगाई जाए, और इसके लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके राज्य सरकार को कड़े निर्देश दे। तो वहीं अगर हम बात करें तो राज्य सरकार पर कई तरह के सवाल लगातार हो रहे हैं। नक्सली हमलों को लेकर भाजपा लगाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही रमन सिंह ने यह भी कहा है कि पिछले 6 महीनों में लगभग 76 मौतें हो चुकी है नक्सली हमलों में, जिन हमलों में पुलिस जवान के साथ साथ ग्रामीणवासी भी शामिल थे। तो वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का ये कहना है, तो कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का बयान आया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हाल ही में वे बस्तर दौरे पर गए थे और वहां पर जो स्थिति उन्होंने देखी है, सरेआम गुंडागर्दी और इतनी ज्यादा लोगों में डर की स्थिति है कि नक्सली हमलों के बाद वहां के ग्रामीणवासी थाने में जाकर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाते, उससे भी वे डरते हैं। तो इस पर शैलेश नितिन त्रिवेदी का यही कहना है कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में जो नक्सली एरिया थे वो 3 ब्लॉकों तक सीमित थे, लेकिन अब नक्सलवाद भाजपा के राज में बढ़ते बढ़ते 14 जिलों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, और इसका कारण केवल भाजपा सरकार ही है। कांग्रेस सरकार के आने के बाद नक्सली हमलों पर कानून की नकेल कसी जा रही है। लगातार नक्सली हमलों को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सजग हैं, लेकिन ये जो नक्सलवाद बढ़ा है वो भाजपा के शासनकाल में बढ़ा है। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निधि।
और सियासी रंग में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आगे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, क्या कुछ सियासत देखने को मिल रही है, नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की, लेकिन इसमें मौजूद सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की शपथ दिलाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज शुरू किए गए अभियान को सशक्त बनाने और कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के साथ इससे जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण कराना जरूरी है। केंद्र और प्रदेश सरकार कोरोना नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि कोरोना की दर निरंतर कम हुई है। खबर पर बात करेंगे, राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ संवाददाता। राजू, कोरोना को लेकर जिस तरह से देखा जाए पूरे देश में चिंता का विषय एक बड़ा बना हुआ है और असम उत्तर प्रदेश में लगातार मामले जो है कोरोना के सामने आते रहे और इसको लेकर सरकार गंभीरता से कदम भी उठाती दिखाई दे रही है। प्रशासनिक स्तर पर गाइडलाइन समय समय पर जारी की जा रही है और आज पीएम मोदी ने एक खास इसको लेकर अभियान चलाया है और उसका समर्थन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की और उनको शपथ भी दिलाई है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई? बात करें उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे पूरे भारत की बात हो, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गाइडलाइंस की आपने बात छेड़ी है और उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, जिस तरीके से अधिकारियों के बीच में बैठकर टीम 11 की जो बैठक चल रही थी उसमें एक शपथ दिलाई है। पर देखा जाए कमर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें या भारत की, कोरोना नाम तो है ही है। कोरोना के नाम से जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में और भारत में जिस तरीके की लूट खसोट हो रही है वो देखने को सामने दिख रहा है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जिस तरीके से लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, वो एक अलग बात है। पर यहाँ पर जिस तरीके से सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं, पीएम मोदी के कहने पर गाइडलाइंस की बात की जा रही है। अगर बात से कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के साथ साथ जिस तरीके से देखा जाए ये व्यवहार का अनुशासन कराना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा है कई प्रमुख सचिव थे टीम 11 में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 11 प्रमुख सचिव होते हैं और टीम 11 के जो होते हैं वो मुख्यमंत्री की टीम का हिस्सा होते हैं। और प्रदेश में किस तरीके का अपराध है, प्रदेश में किस तरीके से कोविड-19 को लेकर हो, प्रदेश में किस तरीके की गतिविधियां चल रही है, प्रदेश में विकास समीक्षा बैठक है, प्रदेश में क्या है उसमें तो नजर कम रहती है। पर जिस तरीके से अधिकारियों की अगर नजर की बात करें, कोई बात टीम 11 में गेम खेलते आए, मतलब उनके प्रमुख सचिव पहले गेम खेलते थे, कोई उसको गंभीरता से नहीं लेता है। पीएम योगी काम करने के लिए आगे अग्रसर होते हैं पर उनके अधिकारियों की अगर बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, वो काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस तरीके का भ्रष्टाचार यूपी में जिस तरीके से देखने को मिला है कमर, वो शायद कोई, मैं नहीं कहता हूँ, जनता कहती है कि उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य तो नहीं दिखते पर विकास कार्य के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब देखना होगा सीएम योगी आदित्यनाथ की बात में या पीएम की बात करें नरेंद्र मोदी की, कितना 2022 और 2024 के चुनाव में किस तरीके से जनता को किस हिसाब से वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, जनता उनको वोट देगी। बिल्कुल राजू, वाकई देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। हाथरस में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता नजर आने लगा है। मामले में बागपत से होकर मुजफ्फरनगर जा रहे हरियाणा से विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय चौटाला ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला और हाथरस गैंगरेप कांड और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। इस दौरान अभय चौटाला ने चेतावनी दी, अगर लाठीचार्ज करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बड़ा प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार और यूपी सरकार को मजबूर कर देंगे। अगर किसान के बेटे के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो वो अमानवीय नहीं बल्कि उसके खिलाफ जिन लोगों ने इस तरह की हरकत करी, जिन लोगों ने आदेश दिए, अगर सरकार ने तुरंत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो केवल यूपी नहीं, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक के किसान इस चीज को लेकर के यूपी की केंद्र की सरकार को मजबूर। हैदर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाथरस संवाददाता हैदर, बागपत संवाददाता माफ कीजिएगा। हैदर, हाथरस मामले को लेकर लगातार सियासत तो देखने को मिल ही रही है, हर रोज एक अलग तस्वीर भी नजर आ रही है, लेकिन आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था
वो मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और इसमें सियासी बयानबाजी के साथ साथ एक बड़ी चेतावनी भी सामने आने लगी है। क्या कहें? बिल्कुल, जिस तरह से जो है हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद तमाम जो किसान नेता हैं, तमाम जो दल है, वो जो है एक साथ हो गए हैं और आज इसी का परिणाम था कि मुजफ्फरनगर में एक बड़ी सभा इसी को लेकर हुई। लोकदल ने जो है लोकसभा चुनाव के बाद आज शक्ति पर परीक्षण किया और सरकार को दिखाया कि अगर जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज होगी तो किसान जो है, जाट जो है और पश्चिम यूपी के जो तमाम वोटर्स हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सरकार को जो है अपनी शक्ति का जो है, आज जयंत चौधरी ने जो है बड़ी सभा की थी। इससे पहले भी लगभग पूरे पश्चिम में, चाहे मेरठ हो, चाहे बागपत हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे शामली हो, पूरे पश्चिम में जयंत चौधरी के जो लाठीचार्ज के विरोध में लगातार जाम रहा। कई दिन तक किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार से जो है लाठीचार्ज करने वालों की जो है कार्रवाई की मांग की। आज जो है इसी लाठीचार्ज को लेकर जो है मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई। महापंचायत में कई दलों के नेता, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनोलो हो हरियाणा की, चाहे वो जो है आरएलडी हो, तमाम पार्टी के नेता आज मुजफ्फरनगर में जुटे और जयंत पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया, जिसमें जो है सैकड़ों की, हजारों की संख्या में जो आज लोग पहुंचे थे। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन आज हुआ। तो जिस तरह से जयंत पर हाथरस में लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से ही लगातार सरकार, पुलिस के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। जी चलिए, तमाम बात के लिए हैदर आपका धन्यवाद। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे सियासी रंग में और करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और खबर को लेकर। भूपेश कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई यह खबर है। आपको बता दें, रायपुर से भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मोदी सरकार के कृषि कानून को बाईपास करने के लिए नया कानून बनाने पर भी विचार किया गया। जल्दी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर प्रस्तावित मसौदे पर मुहर लगाई जाएगी। कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा है कि कांग्रेस, माफ कीजिएगा, किसानों के लिए अब हम अपना अलग कानून बनाएंगे, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक नीति में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। वन विभाग के नाम में भी बदलाव किया गया है, जो अब वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नाम से जाना जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया, कोरोना संक्रमण के चलते इस बार राज्य स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। और निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, आज भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलती दिखाई दी, मंथन भी हुआ कुछ बातों लेकर। उन्हीं में से देखा जाए तो जो कृषि कानून हाल ही में केंद्र ने पारित किए हैं, उसको लेकर नया कानून बनाने की बात छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से निकलकर सामने आने लगी और इसको लेकर एक विशेष सत्र बुलाने की तैयारी भी करती नजर आ रही है भूपेश बघेल सरकार। क्या कहें? बिल्कुल कमान, बता चाहेंगे आपको कि लगातार अगर हम बात करें तो मोदी सरकार की 3 कृषि कानून को लेकर राज्य सरकार कुछ खास सोच नजर नहीं आ रही थी और इसे लेकर लगातार के विरोध प्रदर्शन, आंदोलन जारी थे और अभी भी एक हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस का जारी है। वहीं कांग्रेस द्वारा एक खबर आ रही थी, राज्य सरकार द्वारा यह खबर आ रही थी कि कृषि कानून को लेकर राज्य सरकार अपना नया कानून बनाएगी। तो आज कैबिनेट की बैठक थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बैठक थी कैबिनेट की, और एक बड़ा और अहम फैसला जो लिया गया आज की कैबिनेट की बैठक में वो ये है कि राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार अब कृषि विधेयक कानून को लेकर एक नया कानून बनाएगी, जिसके लिए एक विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वन विभाग के नाम को भी बदले जाने का निर्णय किया गया है। अब वन विभाग का नाम वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रखा जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो राज्य स्थापना दिवस पर रायपुर में राज्योत्सव का बड़ा कार्यक्रम होता था, लेकिन कोविड-19 की वजह से अब ये जो कार्यक्रम है वो नहीं किया जाएगा और केवल अलंकरण समारोह होगा। इसकी पूरी जो जानकारी है, संपूर्ण जानकारी कृषि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने दी है। और अन्य कई सारे फैसले हैं, जिसमें अगर स्कूल की बात करें तो अभी फिलहाल में स्कूल नहीं खोले जाने का निर्णय भी लिया गया है। और इसके साथ ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। धान खरीदी के लिए अगर बात की जाए तो धान खरीदी को लेकर भाजपा भी लगातार हमलावर हो रही है राज्य सरकार पर, जिस पर आज चर्चा की गई है और कहा गया कि धान खरीदी को लेकर जल्द ही बैठक की जाएगी। मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक होगी, बैठक में विशेष रूप से मुद्दों को रखकर चर्चा की जाएगी और अंतिम में फैसला किया जाएगा कि धान खरीदी कितनी तारीख से करनी है। तो आज के इस कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णयों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था कृषि विधेयक कानून जो है वो राज्य सरकार अपना अलग कानून बनाएगी।
चलिए, तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद निधि। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।